नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा होगी अभी आई सबसे बड़ी खबर पर। खबर यह है कि 3 मई के बाद, आज से 2 दिन बाद, जो लॉकडाउन की मियाद खत्म होने वाली थी, अब वो 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी गई है। यानी कि देश में लॉकडाउन 17 मई तक लागू रहेगा। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, इसमें कुछ रियायत भी मिलने वाली हैं, कुछ रिलैक्सेशंस भी मिलने वाली हैं। देश को 3 हिस्सों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में अब ज्यादातर गतिविधियों को इजाजत दी जाने वाली है। आपको बता दें, देश में 700 से ज्यादा जिले हैं और इसमें जो ग्रीन जोन के तहत आने वाले जिले हैं उनकी संख्या 319 है। जो ऑरेंज जोन है वो 284 हैं और 130 हैं रेड जोन। और ज्यादातर जो हमारे महानगर हैं, यहां पर ग्राफिक्स भी चलाते रहिए, जो यहां पर हमारे महानगर हैं, 130 जो रेड जोन्स मैं बात कर रहा हूं, उसमें ज्यादातर महानगर शामिल हैं। यानी कि वहां पर अभी भी पाबंदी ज्यों की त्यों लगी रहेंगी। ग्रीन जोन में आपको इजाजत मिलेगी, आप गतिविधियां कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुला खेल हो जाएगा कि आप 24 मार्च से पहले की जिंदगी जीने लग जाएंगे। जी नहीं, ग्रीन जोन में भी ऐसा नहीं होने वाला है। यह बात भी समझने की, अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने वाले नहीं हैं। मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट, होटल्स ग्रीन जोन में भी नहीं खुल रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि रेड जोन में सब कुछ बंद रहेगा, वहां पर भी कुछ प्रतिबंधों के साथ गतिविधियां चलाने की इजाजत होगी। आप वहां पर ऑफिस चला सकते हैं, वहां पर अपने एस्टैब्लिशमेंट्स को चला सकते हैं, लेकिन पाबंदी लगेगी। तो ये सब कुछ कैसे हो पाएगा? क्योंकि देश 3 हिस्सों में बंट गया है, किस तरह से समन्वय हो पाएगा? क्या हम इसे लॉकडाउन खुला माने या अभी लॉकडाउन को जस का तस माने? इसी पर हम चर्चा भी करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आधे से ज्यादा देश में 4 मई से खुल जाएगा ताला और अगले 17 दिन में होगी देश की सबसे बड़ी परीक्षा। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके युवा चेहरा हैं, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता राघव चड्ढा मेरे साथ हैं, एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ हैं, और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मेरा सवाल गौरव भाटिया, ये लॉकडाउन की मियाद 2 हफ्ते बढ़ा दी गई है, ग्रीन जोन में काफी कुछ छूट मिल गई है, मोटी मोटी चीजों के अलावा स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस ये नहीं खुलेंगे, बाकी चीजों की इजाजत मिलेगी। तो हम क्या माने कि लॉकडाउन में ढील दे दी गई है या लॉकडाउन जस का तस है? अभी संदीप जी देखिए, ये जो 17 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा है, एक बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन ही एक ऐसा शस्त्र है जो कोरोना को हराएगा, और इसीलिए लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। अभी भी इससे पहले 2 बार लॉकडाउन की घोषणा हुई, और हमें कहते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सैटिस्फैक्शन रहना चाहिए कि भारत बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत बेहतर कर रहा है। अब आपने प्रश्न किया कि क्या माने कि लॉकडाउन जस का तस रहेगा? नहीं, जो उस वक्त की दिक्कतें थी उसका कहीं ना कहीं समाधान करने के बाद अब जो हमारे मजदूर वर्कर हैं और जो आवश्यक सेवाएं हों चाहे वस्तुएं हों, उनके लिए जो ढील जरूरी है वो दी जा रही है। इंटर स्टेट ट्रैवल की बात की गई थी जिसमें प्रदेशों को आपस में कोऑर्डिनेट करना था। अभी भी बहुत ही विस्तृत तरीके से केंद्र सरकार गाइडलाइंस इशू कर रही है
और प्रदेश सरकारों की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो तालमेल बनाए। नहीं, देखिए जो अभी तक गौरव, बना भी हुआ है। गौरव, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए, आप जाने माने वकील भी हैं, आपने ये गाइडलाइंस की बात की, ये सोल्यूशन खोजने के बजाय और ज़्यादा कंफ्यूजन फैला रही हैं क्या? 2 दिन पहले गृह मंत्रालय का सर्कुलर आता है कि भाई जो फंसे हुए मजदूर हैं, छात्र हैं, सैलानी हैं, वो अपने घर जा पाएंगे, बसों के जरिए जाएंगे। आज सुबह 4:30 पर, सुबह 4:30 बजे तेलंगाना से एक 1200 यात्रियों के साथ, मजदूरों के साथ ट्रेन चलती है हटिया के लिए। और आज शाम को 4:30 बजे गृह मंत्रालय का अब एक सर्कुलर आता है कि नहीं, ट्रेनों के जरिए भी जा सकते हैं जो मजदूर हैं, जो फंसे हुए हैं। इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट हम अलाउ करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, नोडल एजेंसीज राज्य अपनी तय कर दे तो ये काम हो सकता है। ये तो 2 दिन पहले हो जाता। अभी कंफ्यूजन हो रही है कि सोल्यूशन निकाले जा रहे हैं। संदीप जी, देखिए, जहां तक केंद्र सरकार की बात है, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बात है, नागरिकों के बात है, किसी के भी मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना दिमाग में कोई कंफ्यूजन है। और मैं इसीलिए, आपने अभी उदाहरण दिया तेलंगाना का, तो मैं बता दूं, एक बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है हमारे देश की। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कुछ निर्णय लेती है जो वहां के नागरिकों के हित में है। मैं समझता हूं आज जो बड़ा एक फैसला और हुआ है लॉकडाउन बढ़ाने का, उसमें यह भी ध्यान रखा गया है, जिस सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं, कि इंटर स्टेट मूवमेंट होगा। ये क्यों है? क्योंकि आज से 6 सप्ताह पहले कहीं ना कहीं ये आवश्यक था कि जहां पे जो नागरिक है वहां पे रोक दिया जाए उसे, जिससे कि संक्रमण ना फैले। अब मजदूरों को ध्यान में रखते, जो छात्र हैं उनको ध्यान में रखते, कुछ ढिलाई करी जा रही है। लेकिन ये ढिलाई इसलिए नहीं है कि ये संकट और बड़ा हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ करी जा रही है और इसकी विस्तृत गाइडलाइंस उसी सर्कुलर में दी हुई है, जहां पे ये कहा गया है कि जब भेजा जाएगा इन छात्रों को या लेबरर्स को तो उनकी जांच होगी, जब वो स्टेट में पहुंचेंगे तो भी जांच होगी, सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। चरण सिंह सापरा, तो मेरा सवाल आपसे भी यही है, चरण सिंह सापरा, हम इसे लॉकडाउन में ढील माने या लॉकडाउन दरअसल 14 दिन 2 हफ्ते और बढ़ा दिया गया है? जैसी स्थिति पहली थी वैसी स्थिति अब है। 21 तारीख को ग्रीन जोन्स में, ग्रामीण इलाकों में कल कारखाने चलाने की इजाजत दे दी गई थी। अब यहां पर जो गौरव कह रहे हैं, राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, छात्रों और मजदूरों के इंटरस्टेट ट्रांसफर के अलावा आपको कुछ और भी बढ़ता दिख रहा है क्या? नहीं, देखिए, ये जो लॉकडाउन बढ़ा है ये तो ठीक है। अगर प्रधानमंत्री जी ने सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उनकी सजेशन होगी, इसीलिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह की ये ढील थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा कोई चीजें साध्य होंगी। देखिए, मैं जिस तरह से आपने बात अभी करी कि माइग्रेंट वर्कर्स का, कि परसों एक MHA का एडवाइजरी जारी हुआ कि माइग्रेंट वर्कर जा सकते हैं, बसों से जा सकते हैं, और आज ट्रेन का भी उसमें इंक्लूजन हो गया है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिख रही है पहले दिन से। जो अनियोजित लॉकडाउन हुआ था 24 मार्च को, वो अनियोजित लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूर, माइग्रेंट वर्कर हो या फिर जो यात्री जो यहाँ वहां गए थे, तीर्थ यात्री, उनको सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब ये भी तय नहीं है कि जो ये माइग्रेंट वर्कर जा रहे हैं, ये इसकी कोई टाइमलाइन है क्या? ये कब तक जाते रहेंगे? लाखों की संख्या में ये माइग्रेंट वर्कर हैं बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में। तो ये 10 दिन के लिए खोला है या 1 हफ्ते के लिए खोला है या 1 महीने के लिए खोला है? क्योंकि जैसे मुंबई के अंदर अगर 25 लाख माइग्रेंट वर्कर है तो ये ट्रेन के जरिए से भी जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये 15-20 दिन से पहले यहां से जा सकेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है जिसमें कुल मिलाकर के सरकार बहुत ही कंफ्यूज दिखती है, और भाषणों के ईंधन से लोगों के चूल्हे नहीं जलने वाले हैं। ये तो आपने अहम पॉइंट, एक मिनट चरण सिंह सापरा, एक मिनट, आपने अहम पॉइंट यहां पर रेज किया है। देखिए, दर्शकों को बता दें, जो अब ट्रेनों के जरिए भी, और ट्रेन ज्यादा माकूल जरिया है जो फंसे हुए हमारे मजदूर हैं, छात्र हैं, सैलानी हैं, अपने घर तक पहुंचाने का। लेकिन ट्रेनों में भी अब आज जो तेलंगाना से ट्रेन चली है उसमें भी 1200 मजदूरों को ही बिठाया जा सका। 74 की जो कैपेसिटी थी, 52 लोग एक डिब्बे में बिठाए गए। तो मोटा मोटा 1000 लोग एक ट्रेन से जा सकते हैं। तो लाखों लोग, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अभी भी फंसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं,
तो कितनी ट्रेनों की ज़रूरत होगी और कहाँ कहाँ से चलेंगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल राघव चड्ढा वो ये है कि जो इलाके अभी रेड जोन में हैं वो तो असल में हमारे इंडस्ट्रियल हब हैं। मैं दिल्ली की बात करूं, 11 ज़िले हैं, दिल्ली में 11 के 11 ज़िले रेड जोन में आते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 19 ज़िले हैं, तमिलनाडु के 12 ज़िले हैं, महाराष्ट्र के 14 ज़िले हैं। ये तमाम इलाके तो रेड जोन में हैं। यहाँ पर तो अभी भी पूरा प्रतिबंध लागू रहेगा। थोड़ी बहुत छूट है, वो अभी भी चल रही थी कुछ कुछ इलाकों में। तो अभी अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, इंडिया लॉकडाउन में है, भारत खुल गया, तो क्या हम ये माने कि हमारा आर्थिक पहिया चल पड़ेगा? मैं जान के बाद अब जहान की बात पर लेकर आ रहा हूं चर्चा को। देखिए, आर्थिक पहिए एक और ठीक करा दीजिएगा जी। ये आर्थिक पहिए की जहां तक बात है, जिस प्रकार से अभी नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र सरकार ने एक प्रकार से देश में अधिकांश जगहों पर लॉकडाउन को बढ़ाया है, उससे तो यही नजर आता है कि जैसी स्थिति है जस की तस रहेगी, ऐसे ही रहने जा रही है। दिल्ली का आपने जिक्र करा, हालांकि दिल्ली के अंदर जिलों की कोई खास अहमियत नहीं होती है। कहने के लिए हम कहते हैं कि 11 जिले हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर वास्तव में यदि लॉकडाउन को खोलना है या लागू भी करना है तो वो कंटेनमेंट इलाकों के हिसाब से ही हो सकता है। यहाँ पे जिले के कोई मायने नहीं होते। नहीं, थोड़ा सा दिल्ली वासियों के लिए समझा दीजिए 1 मिनट राघव। देखिए, देश को अलग अलग हिस्सों में वो जिलेवार तरीके से बांटे जा रहे हैं कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है, उसी हिसाब से रियायत मिल रही है। तो हम दिल्ली को रेड जोन, पूरी दिल्ली को रेड जोन माने? इन जो गाइडलाइंस है या सरकार क्या कह रही है? सरकार मैंने अभी आपके चैनल पे आने से मात्र 5 मिनट पहले ही मुझे ये सूचना मिली और नोटिफिकेशन मिली। अभी मैंने पूरी नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है। यदि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली के सारे जिले रेड जोन में हैं और आप नोटिफिकेशन यही कह रही है, तो इसका तो साफ तौर पर ये मतलब है कि जैसा लॉकडाउन बीते 40 दिन था, उसी प्रकार का लॉकडाउन आने वाले समय में दिल्ली में रहने जा रहा है। और मुझे जो जानकारी मिल रही है, कई महानगर उसमें है, नोएडा भी उसमें आता है, बंबई सारे महानगर जितने दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, सब। तो संदीप जी, बीते 40 दिनों की स्थिति में और आने वाले 2 हफ्तों की स्थिति में कोई खास फर्क इन रेड जोन वाले इलाकों में नहीं नजर आता है। ऐसी चीज साफ होती नजर आ रही है। यहाँ पर अभी भी सार्वजनिक परिवहन नहीं चलेगा, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, शॉपिंग मॉल बंद, जिम बंद, ऑफिसेज बंद, सारी चीजें लगातार बंद होती ही नजर आ रही हैं। ऑफिसेज को खोलने की इजाजत है, लेकिन आपकी जो जितने एम्प्लॉइज आप बुला सकते हैं उनकी तादाद कम कर दी गई है, उनका एक प्रतिशत तय कर दिया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। देखिए जी, बिल्कुल, तो वही कहने का मेरा तात्पर्य है कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास है कि धीरे धीरे रियायतें दी जाएं। और खास करके जैसा कि आज नोटिफिकेशन से भी साफ होता है, बहुत जिले ऐसे हमारे देश के हैं जहां पर भगवान की कृपा से एक भी केस नहीं है, एक भी व्यक्ति वहां संक्रमित नहीं पाया गया है। उन जिलों को बंद करके कोई खासी फायदा नहीं है। तो वहां पर धीरे धीरे चीजों को खोल दिया जाए, नियंत्रण में रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और वही कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन में नजर आ रहा है। लेकिन एक अहम चीज जो हमें सोचनी होगी कि कब तक देश ऐसे ही लॉकडाउन की स्थिति में चलता रहेगा। यही मेरा अगला सवाल था। आपने उसी सवाल के लिए मुझे एक रास्ता दिखाया है राघव चड्ढा। AK वाजपेयी, देश कब तक लॉकडाउन में रहने को तैयार होगा? दरअसल ये आने वाले अब 14 दिन, यानी कि 4 मई से 17 मई देश के लिए परीक्षा की घड़ी होगी क्या? 40 दिन अभी देश ने घरबंदी लॉकडाउन का पालन किया है। अब कुछ जगह खुल भी रही हैं और इसीलिए मैं दर्शकों को यह समझा रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि अब बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी होने वाला है कि भाई आप 319 जिलों में कुछ भी कर सकते हैं, ग्रीन जोन हो गए, ऑरेंज जोन में भी बहुत कुछ मिल जाएगा, 130 जिलों में ही आपको घर में रहना होगा। ऐसा नहीं है। और ये परीक्षा की अब घड़ी होगी। 40 दिन बीत गए, अब ये 14 दिन की और बड़ी घड़ी और बड़ी परीक्षा आ गई है। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि पहले ये समझ लीजिए कि समस्या हमारी लॉकडाउन समस्या नहीं है। समस्या है कि कोरोना से कैसे हमको अपनी लड़ाई जीतनी है, और उसी का ये पहला प्रयास ये होता है कि लॉकडाउन को लागू करिए और पूरे कड़ी तरीके से लागू करिए।
अब दूसरा समस्या ये आ जाती है, सवाल ये आ जाता है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। देखिए, इसका जवाब जो है देना इतना आसान नहीं है। अगर आप पूरे विश्व की परिस्थिति देखें तो जहां जहां लॉकडाउन रहा है वहां भी कोई इतनी 100% कामयाबी नहीं मिल पाई है। लॉकडाउन खुलेगा, परिस्थितियों पे निर्भर करता है, आंकड़ों पे निर्भर करता है कि टेस्टिंग बढ़ी, कितनी बढ़ी, कितने केस आए, कितने रेड जोन ग्रीन में कन्वर्ट हुए, कितने फिर रेड में कन्वर्ट हो गए। देखिए, समस्या बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन साफ गोई से आप एक बात तो आज मान जाइए कि ये सरकार पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरे सेंसिटिव तरीके के साथ इस समस्या की, कोरोना की समस्या के साथ साथ अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे, मजदूरों को कैसे भेजा जाए, मजदूरों के खाते में पैसे कैसे जाएं, देखिए सारी चीजों को बड़ी मैच्योरिटी से डील कर रही है। अच्छा, आपकी समस्या होती थी ईएमआई की समस्या सॉल्व हुई, आपकी समस्या ईएमआई की कैसे हो गई सॉल्व? क्या सॉल्व हो गई? नहीं, एक वाजपेयी, तो उसके लिए एक वाजपेयी ऐसे ही मत, आप जुबानी जमा खर्च मत कीजिए। ईएमआई की कौन सी सोल्यूशन हो गई कि 3 महीने नहीं देंगे, ब्याज तो लगा रहेगा। नहीं, जुबानी नहीं, वो और ज्यादा ईएमआई बाद में पे करनी पड़ेगी। दर्शकों को मैं बता दूं जो ये सोच रहे हैं कि ईएमआई में छूट मिल गई, कोई छूट नहीं है, ब्याज बढ़ता रहेगा। ईएमआई दे सकते हैं तो जरूर दें, ये मैं बता दूं। अब बात जारी रख सकते हैं कि वाजपेयी क्या मैं मौत लेके आया है? हाँ, अरे मेरी बात ही नहीं समझे, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। कोरोना का मतलब ही समस्या है। हाँ। आप समझिए ना, कोरोना का मतलब ही समस्या। कोरोना सबसे बड़ी मौत अपने साथ लेके आया, अर्थव्यवस्था खराब होगी ये भी लेके आया, सबको परेशानी होगी ये भी लेके आया। हम सरकार जो है, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार मिलके उसी को तो डील कर रहे हैं। आप जो डिबेट कर रहे हो उसमें से भी कुछ निकल रहा है, उसमें से भी कुछ सजेशंस आ रही हैं। अबे दुबे, यहाँ तो पर एक वाजपेयी कह रहे हैं कि सरकार संवेदनशीलता से, चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है और अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो भी चलाने की कोशिश कर रही है। तो 1,70,000 करोड़ का ही रिलीफ पैकेज मिला, वो भी दिहाड़ी मजदूरों को और मनरेगा और महिलाओं के खाते में 500 रुपये। कॉरपोरेट इंडिया, एमएसएमई, एनबीएफसी सब रिलीफ मांग रहे हैं, वो रिलीफ दिया नहीं जा रहा है अभी। अब 36 दिन बाद मजदूरों को इजाज़त दी गई है अपने घर जाने की, उसे भी बताया जा रहा है कि देखिए संवेदनशीलता समझिए। 36 दिन तो वो अपने घरों में पड़े रहे ना, घरों में नहीं, जहां पर वो अपना काम करने आए थे, वो अपना घर नहीं जा पा रहे थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। 36 दिन लग गए वो फैसला लेने में। करोड़ का इंतजाम करने की जुगाड़ में रहेगी। तमाम सारे बड़े बड़े जो कारपोरेट सरबराह हैं, उनकी सबकी मांगों को अगर आप जोड़ लें और जो मझोले और छोटे क्षेत्र की मांगों को भी जोड़ लें तो सरकार को 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए, जिससे वो अर्थव्यवस्था को दोबारा किक स्टार्ट कर पाएगी। उसके लिए रिजर्व बैंक को बड़े पैमाने पर नोट छापने पड़ेंगे और मेरे ख्याल से शायद वो नोट छापने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नोट छापना इतना आसान, इतनी जल्दी नोट नहीं छपते हैं, नोट छापने की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। ये बात राघव चड्ढा की बिल्कुल सही है कि ये बाकी 15 दिन जो है वैसे ही होंगे जैसे पिछले 40 दिन थे, लेकिन इस बीच में सरकार पूरी तरीके से लॉकडाउन को हटाने का एक ब्लूप्रिंट सरकार ने बनाया होगा, मैं मान के चलता हूं। उस ब्लूप्रिंट पर कैसे अमल किया जाए, इसके लिए पूरा इंतजाम सरकार करेगी। और अगर सरकार ने इन 15 दिनों का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हम लोग बहुत ही बुरी हालत में चले जाएंगे। अब देखिए, बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया है। किरण मजूमदार शाह का लेख है, वो कहती है लॉकडाउन को फौरन हटाया जाना चाहिए। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कहा है कि इस देश में रोज 22,000 साढ़े 22,000 लोगों की स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाती है, साल भर में 90 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसमें अगर 2 महीने के अंदर 1,000 लोग मर गए तो इतना बड़ा पैनिक नहीं होना चाहिए और उसकी बड़ी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी। अगर हमने लॉकडाउन नहीं हटाया तो फिर इससे कहीं ज्यादा लोग, कई गुने लोग जो है भूख से मर जाएंगे। देखिए, बिल्कुल एक दूसरे किस्म का परिपेक्ष सरकार के सामने और हम लोगों के सामने धीरे धीरे खुल रहा है, जो ये बताता है कि इस लॉकडाउन का एक प्रॉफिट लॉस एनालिसिस भी होगा। बिल्कुल, अगर लॉकडाउन हम लोग इस तरीके से न करते, किसी और तरीके से करते, तब क्या स्थिति होगी, हमने इस तरीके से किया तब हमें क्या फायदा नुकसान नहीं, हुआ? वो तो जो करना था वो तो कर दिया है, लेकिन अब एक मिनट, गौरव भाटिया स्क्रीन पर, गौरव भाटिया जो करना था वो तो हमने कर दिया है और उसके नतीजे भी मिले हैं। हम कर्व को फ्लैटन करने में भी कामयाब हुए हैं। लेकिन जो सवाल
मैं AK वाजपेयी से पूछ रहा था, आपसे भी वही सवाल। अब ये 14 दिन और लॉकडाउन बढ़ा है, ये आम आदमी के लिए तो परीक्षा है ही, लेकिन सरकार के लिए भी अब परीक्षा है क्या? देखिए, घर में हम रहे, कर्व फ्लैटन हुआ है, ये पूरे देशवासियों के कंबाइंड एफर्ट की वजह से हुआ। लेकिन अब जान अगर बच रही है तो जहान भी, उस पर भी ध्यान देना होगा। अब कौन से पैकेजेस, क्या रिलीफ, क्या बेल आउट, गरीबों को पैसे सीधे उनके खाते में कैसे आते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कैसे पैसे मिलते हैं, सरकार क्या गारंटी देती है, अब उसका भी टेस्ट होने वाला है अगले 2 हफ्तों में। संदीप जी, मैं एक एक करके जो अभी तक चर्चा हुई है उत्तर भी दूंगा, आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा। देखिए, आपने कहा ये परीक्षा किसकी है? सरकार की है। ये परीक्षा पूरे देश की है। हाँ। और ये अच्छी बात है कि पूरा देश एकजुट हो गया है। और एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं कि भारत आज कहां खड़ा है, एक मजबूत नेतृत्व की वजह से, जो 130 करोड़ भारतीयों ने योगदान दिया है। अमेरिका की तुलना में मैं बता दूं, वहां 11 लाख केसेस हैं आज के समय में, हमारे यहाँ 35,000 है। वहां पे करीब जो है 10 लाख के अनुपात में कितने टोटल केसेस हैं? 3309, हमारे यहाँ 25। आप फर्क देखिए। और मौतें कितनी हुई हैं? वहां पे करीब मौत हुई है 525 के आसपास, हमारे यहाँ 0.8। मैं केवल इसलिए ये उदाहरण देना चाहता हूं कि चुनौतियां बहुत। नहीं, अच्छा किया आपने उदाहरण दिया, और सही उदाहरण दिया है गौरव। एक उदाहरण मैं भी दे दूं, उसी अमेरिका ने अपने GDP का, और हमारे GDP से 10 गुना ज्यादा है, उन्होंने 9% अपने GDP का बेल आउट पैकेज में दिया है, हमने 0.7% दिया है। ये भी एक आंकड़ा है। उत्तर दे दे। नहीं, मैं उत्तर देता हूं, बिल्कुल संदीप जी। इसलिए मैं जो कह रहा था कि चुनौतियां बहुत हैं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने राहुल गांधी को सुना था, उन्होंने कहा था कि पॉज बटन दबाता है लॉकडाउन, पॉज बटन दबना चाहिए राजनीति पे। मैं आज ये आंकड़ा नहीं दूंगा कि महाराष्ट्र में कितने केसेस हैं, दिल्ली में कितने केसेस हैं, क्योंकि हमारे नागरिक हैं वो, हमें उनकी जान बचानी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो महाराष्ट्र में है, वो भाजपा शासित में प्रदेश में है या कहीं और है। और मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को एक एक्सपर्ट बॉडी एडवाइस कर रही है, सारे जो विशेषज्ञ हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, वही कदम उठाए जाएंगे जिसमें जान भी रहेगी और जहान भी रहेगा। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर भी चर्चा हो रही है, कोई राजनीति नहीं है। अगर किसी चीज की समीक्षा की जाती है तो उसे नकारात्मक क्यों लिया जाए? उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पर या कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के तौर पर क्यों नहीं लिया जाता? ये राजनीति क्यों हावी, एक मिनट, चरण सिंह सापरा, राजनीति क्यों हावी होने लगती है? ये राजनीतिक बहस क्यों हो जाती है? हम राजनीति तो नहीं कर रहे थे ना, राजनीतिक बहस है ये। नहीं, देखिए, हम तो राजनीतिक बहस कभी भी हमने नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी सुझाव दिए हैं वो सारे कंस्ट्रक्टिव सुझाव हमने दिए हैं। अगर हमने कहा है कि लोगों की EMI के ऊपर इंटरेस्ट वेव कर दीजिए, तो क्या ये क्रिटिसिज्म है? अगर हमने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो MSME है उनके माफ कर दीजिए 3 महीने के, या जो उनका EPF है वो 3 महीने के लिए उसका जो एम्प्लॉय का शेयर है वो सरकार भरे, जो हमने सुझाव दिए हैं इसमें कोई राजनीति नहीं है। इनको पॉज बटन दबाना है, ये हमारे सुझावों पे दबा रहे हैं, ये उधर पॉज बटन नहीं दबा रहे। वहां तो उद्योगपतियों के तो 68,000 करोड़ रुपया इन्होंने माफ कर दिया, वेव ऑफ कर दिया या राइट ऑफ कर दिया इन्होंने। तो इनके पॉज बटन ना गलत जगह में दब रहे हैं, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ये कहते हैं कि राजनीति हो रही है। फिर वही मैं इसी चीज से मुझे कोफ्त होती है कई दफा, राघव चड्डा, कि घूम फिर कर फिर बात आने लगेगी। अगर गौरव भाटिया भी कहते हैं कि भाई मैं महाराष्ट्र या दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, आप कहेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश ने ऐसा कर दिया, वो अपने मजदूरों को लेकर नहीं आते, आनंद विहार में हुआ वो योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ। ठीक है, हम संघीय ढांचे में हैं, लेकिन कदम ताल क्यों नहीं कर सकते इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में? देखिए, आप अगर हमारी बीते 50-60 दिन की पूरी संवाद या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन का तरीका देखें तो हमने हर संभव प्रयास किया है कि केंद्र सरकार हो, दिल्ली पुलिस, उपराज्यपाल, सबसे मिलकर साथ बैठकर काम किया जाए। हमें 10 गिले शिकवे आज भी केंद्र सरकार से, उनको भी होंगे हमसे, लेकिन आज वो समय नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि मुझे उनसे क्या परेशानी और वो बताएं कि उनको हमसे क्या परेशानी है। आज उन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड करा है, कुछ सोच के ही करा होगा, देश हित में ही फैसला लिया होगा, तो हम उनके लॉकडाउन का जो उन्होंने प्लान बनाया उसका समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आज
हमारा देश आर्थिक तौर पर भी वेंटिलेटर पे जा रहा है। बिल्कुल है। लॉकडाउन इस बीमारी के चलते नहीं, आर्थिक तौर पे भी जा रहा है। उससे निपटने के लिए भी प्लान बनाने की आवश्यकता है। अगर वो प्लान अभी तक नहीं बना है तो यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। अब मेरे पास वक्त की कमी है, रोक रहा हूं राघव। AK वाजपेयी 30 सेकंड में ही जवाब चाहूंगा। देखिए, जान है, हम लगातार, आप जितनी बार आई ये चर्चा की है, हेल्थ कंसर्न है, लेकिन एक इकोनॉमिक कंसर्न भी है ना। अब अगले 14 दिन में अब मजदूर चलो घर जाने लगे, लेकिन मजदूरों की जेब में पैसा नहीं है, दिहाड़ी उनकी छिन चुकी है, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। ये समस्याएं हैं, इनका भी एक प्रैक्टिकल और दिखने वाला सोल्यूशन भी, आंकड़े बहुत होते जा रहे हैं, वो बहुत पेश किए जाएंगे, वो दिखना भी चाहिए ना जमीन पर। वरना लोग जा रहे हैं ना, दिल्ली से पैदल चलेगा कोई श्रावस्ती जा रहा है, कोई तेलंगाना से छत्तीसगढ़ जा रही है 12 साल की बच्ची, कोई मुंबई से श्रावस्ती जा रहा है, ये हो रहा है ना, और वो मर रहे हैं। संदीप जी ना 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 नहीं संदीप जी, ऐसा है, ये 2-3 चीजें सुन लीजिए 2 सेकंड में। देखिए, ये बड़ा तय है कि अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी, ये तय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी होगी, उसमें भी सालों साल लगेंगे। अभी बताया 20 लाख करोड़ रुपए चाहिए, ये भी तय है। बेरोजगारी होगी, ये भी तय है। ये समस्याएं तो सारी हो चुकी हैं और ये समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हमारी सरकार इतनी सक्षम है, इतनी कॉम्पिटेंट है कि हम इन समस्याओं के धीरे धीरे करके इन सबसे उबर जाएंगे। नहीं, मुहूर्त निकाला जा रहा है क्या? ना, आप सारी बातें मान भी रहे हैं। AK वाजपेयी, कार्यप्रणाली पे विश्वास, एक मिनट, AK वाजपेयी, अभय दुबे, AK वाजपेयी सारी बातें मान भी रहे हैं, तो क्या शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है क्या? कि हाँ, लोग बेरोजगार होंगे, पता है, आर्थिक पहिया रुक जाएगा, पता है। हाँ, आदरणीय वाजपेयी धीरे धीरे कह रहे हैं, धीरे धीरे करने का समय नहीं है। सरकार के पास 15 दिन से लेकर मुश्किल से 1-1.5 महीने का समय है। इन्हीं 15 दिन में गेम पूरी तरीके से सरकार के पाले में है। जनता ने तो लॉकडाउन कामयाब कर दिया, अब लॉकडाउन कामयाबी से कैसे उठाया जाए, ये काम सरकार को करना है। एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने कहा कि लोगों ने तो परीक्षा दी है, हम और परीक्षा देंगे, लेकिन सरकार की भी अब परीक्षा की घड़ी शुरू हो गई है। इन 14 दिनों में 14 दिन जो ये लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।